सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो लगा दीजिए फटाफट से अपनी अटेंडेंस, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, हमारी 5th फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी आखिरकार क्या होती है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप में ये पढ़ा कि कोई भी एक व्यक्ति अपने बिजनेस को अपने हिसाब से जब मन चाहे स्टार्ट कर सकता है, जब मन चाहे उसको खत्म भी कर सकता है, क्योंकि वो एक सिंगल ऑनर, सिंगल पर्सन है जो उस बिजनेस को चला रहा है। हमने फिर एक बिजनेस देखा जो हम फैमिली के साथ करते हैं, जिसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास, कुछ जनरेशंस होनी चाहिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट भी है हमारे पास वहां पर। उसके बाद तीसरा फॉर्म था हमारा पार्टनरशिप, जिसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत हम लोग उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 लोगों के साथ उस बिजनेस को चलाया जा सकता था। लास्ट हम लोगों ने कवर अप किया कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें कम से कम 10 अडल्ट मेंबर अगर आपको मिल गए, और मैक्सिमम की वहां पर भी कोई लिमिट नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत आप उस बिजनेस को चला सकते हैं। लेकिन अगर अब आपको करना है बहुत बड़ा बिजनेस, ये सारे ही बिजनेस की कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस रही हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा बहुत बड़ा बिजनेस को चलाने की कर रही है, तो डेफिनेटली हमारे पास फिर आ जाती है हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके लिए हम ये बोलते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, थोड़ी सी बातें अगर मैं आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बताऊं, यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी हुई है उसको रीड करने से पहले कुछ मुद्दे की बातें मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्न करेगा कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपलसरी। ठीक है, अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाते ही जैसे आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हुआ, 2 चीजें निकल कर आती हैं। पहली चीज तो ये कि आपके बिजनेस की हो जाएगी सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि लॉ की नजरों में आपका बिजनेस अब एक अलग पर्सन है, आपके बिजनेस की आइडेंटिटी अलग हो चुकी है, यानी कि आपका बिजनेस बन चुका है एक आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन कहने का क्या मतलब है कि जिस तरीके से एक नेचुरल पर्सन होते हुए हमारे पास कुछ लीगल राइट्स है, ठीक उसी तरीके से जैसे ही आपने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया और आपके सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, यानी कि लॉ की नजरों में आपका बिजनेस लीगली एग्जिस्ट कर गया, तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया जाता है और उसको भी वो सारे लीगल राइट्स मिल जाते हैं जो एक नेचुरल पर्सन को मिलते हैं। यानी कि अब आगे आने वाले टाइम पे सॉरी आगे आने वाले टाइम पे आप अपने बिजनेस के नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, आप अपने बिजनेस के नाम से प्रॉपर्टी को एक्वायर कर पाएंगे। आपको बैंक में लोन अप्लाई करना है तो लोन भी आपके नाम, आपके बिजनेस के नाम से सैंक्शन किया जाएगा। दैट मीन्स आपका बिजनेस एक नेचुरल पर्सन की तरह लीगली एग्जिस्ट करेगा। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस लीगली एक नेचुरल पर्सन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पास भी वो सारे राइट्स आ रहे हैं। ठीक है, पर ये चीज आपको कब मिलती है? जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। साथ ही साथ अगर आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है तो आपके मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स आपसे जुड़े होंगे, उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, यानी कि जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा उनकी लाइबिलिटी सिर्फ वहीं तक की रहेगी, यानी कि उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होगा। अब इसके मेंबर कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी जानकारी अभी मैं आपको देने वाली हूँ। फिलहाल जो बेसिक थीम है वो यही है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, कि अगर आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपके लिए यही सब कुछ है, यही भगवान है, कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने का सीधा सा मतलब है कि सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह आप काम करोगे। लीगल आपको बहुत सारे राइट्स मिलेंगे, आप किसी पे केस फाइल कर सकते हो, कोई आपके ऊपर भी केस फाइल कर पाएगा।
और आपसे जुड़े हुए मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जरा अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो लोग बनाएंगे तो सही, लेकिन जिसको बनाने के लिए कौन सामने आ रहा है, लॉ सामने आ रहा है, यानी कि लॉ ही उसको बनाएगा और लॉ ही उसे मिटाएगा। ठीक है, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और अगर लॉ उसे बना रहा है तो आपकी एंटिटी कैसी हो जाएगी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाएगी। परपैचुअल सक्सेशन, अब परपैचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी। अभी सिंपल ये समझो कि परपैचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूटी, कि आपका बिजनेस लगातार चलता रहेगा। आपके बिजनेस को मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों, मेंबर अलग है, बिजनेस अलग है, लॉ ने बनाया है, लॉ ने मिटाया है। चाहे सारे मेंबर चले जाएं, सारे लोग चले जाएं कंपनी को छोड़कर, लेकिन कंपनी तब भी लीगली एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या होता है, कंपनी के सिग्नेचर। अब भाई कंपनी अगर एक लीगल पर्सन बन गई है तो डॉक्यूमेंट पे साइन भी तो करेगी। अब कंपनी के हाथ थोड़ी होते हैं जो कंपनी साइन करेगी, कंपनी की स्टैंप होती है। तो वो स्टैंप जब डॉक्यूमेंट पे एनग्रेव्ड, उस कंपनी की जो स्टैंप है उसके ऊपर कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होता है, गुदा हुआ होता है, छपा हुआ होता है, जिसको हम लोग स्टैंप के थ्रू डॉक्यूमेंट्स पे लगाते हैं। बट पहले कॉमन सील कंपलसरी थी, लेकिन अब ऑप्शनल हो गई है कि आपके पास कॉमन सील है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, उसके बाद इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू द शेयर्स एंड द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज जनरली लिमिटेड। अभी फिलहाल ये वाली लाइन को तो चलो मैं आपको समझाती हूँ, ये वाली लाइन आप पढ़ो, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज जनरली लिमिटेड। यहाँ पे काम करने वाले जितने मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। एंड अ कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एक कंपनी को आप कौन से एक्ट के अंदर बनाएंगे, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। एंड इट्स ओन्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स बट मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलो अब ये वाली लाइनें समझाती हूँ जरा मैं आपको कि ये वाली लाइनें क्या कह रही हैं। तो बच्चों में थोड़ी देर पहले हमने कंपनी के बारे में पढ़ते हुए एक वर्ड देखा कि लिखा हुआ था कैपिटल। अब बेटा ये कैपिटल क्या है, कैपिटल हम सभी जानते हैं ना क्या है। अब मेरे सारे प्यारे कॉमर्स वाले बच्चे ये बात जानते होंगे कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, द मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। जो पैसा आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया उसको हम यहाँ पर कैपिटल कहते हैं। अब बेटा कंपनीज में क्या होता है ना, इस कैपिटल को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। मान लो कि आप अपने बिजनेस के अंदर 50 लाख की कैपिटल लगाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, 50 लाख की कैपिटल लगाना चाहते हो। पर ये 50 लाख रुपए कोई एक व्यक्ति नहीं लगा रहा है, ये 50 लाख रुपए कोई एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं लगा रहा है। हम क्या करेंगे, इस 50 लाख को डिवाइड करेंगे। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं इस 50 लाख को इस तरीके से डिवाइड करती हूँ 5 लाख यूनिट में, 5 लाख यूनिट एट द रेट ₹10 ईच। मैंने क्या करा, मैंने इस 50 लाख को 5 लाख यूनिट में बांट दिया। मैंने कहा 5 लाख यूनिट है मेरे पास, हर एक यूनिट 10 रुपए की है। मैंने कहा एक यूनिट कितने की है, एक यूनिट 10 रुपए की है। मैंने सबको ऑफर दे दिया कि मेरी कंपनी में आप सब में से कोई भी पैसा लगा सकता है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जेब में 500 रुपए हैं, आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हो। तो मैंने किसी से इकट्ठे 50 लाख नहीं मांगे, मैंने तो सबसे ये कहा कि तुम्हारी जेब में अगर 500 रुपए भी है तो तुम 500 रुपए भी बिजनेस में लगा सकते हो और बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये जो इस कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटा गया, इस यूनिट्स को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, इस यूनिट को ही हम यहाँ पर बोलते हैं शेयर्स। शेयर्स मतलब क्या होता है, शेयर मतलब क्या होता है, अगर हम नॉर्मल शेयर के बारे में सुने तो शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा। हिस्सा हमेशा आपको क्या देता है, कुछ अधिकार देता है। कहीं पर भी अगर आपका कोई हिस्सा होगा तो वो हिस्सा आपको क्या देगा, हमेशा कुछ ना कुछ राइट देगा। तो बिजनेस के अंदर भी, कंपनी के अंदर भी उस पैसे को लगाने के पीछे आपको कुछ ना कुछ राइट मिलेगा कि आपकी इच्छा कर रही है कि यार देखो आपने खुद का बिजनेस तो नहीं खोल रखा, लेकिन आप किसी के बिजनेस से पैसा लगाना चाहते हो, कुछ रिटर्न अर्न करना चाहते हो, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, कुछ अधिकार चाहते हो, पर आपकी जेब में बहुत सारा पैसा नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी ये अलाउड करती है कि आप भी, अगर आपकी जेब में कम पैसा भी है तो भी आप पैसा लगा सकते हो, क्योंकि हमने पूरी कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हमने वो हिस्से बांट दिए हैं और हर एक हिस्से की जो कीमत है वो बहुत कम होती है, जो यूनिट प्राइस होती है वो बहुत कम होती है। तो ऐसे में मान लो मेरे पास 500 रुपए है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास 500 रुपए है, तो 500 रुपए में मुझे कितने हिस्से मिल जाएंगे इसके, 50।
तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो मैंने 500 रुपए इन्वेस्ट किए। कैसे कि मैंने कहा आप एक काम करो, मुझे 50 शेयर्स दे दो, 10 रुपए का एक शेयर है, टोटल मेरा कितना पैसा लग गया, 500 रुपए लग गए। तो मैंने 50 शेयर का हिस्सा ले लिया है, मैंने 50 शेयर्स खरीद लिए, तो 50 शेयर से मेरे पास अधिकार आ गया। तो कंपनी के अंदर यही बोला जाता है कि कंपनी की जो कैपिटल है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होती है, उस एक यूनिट को हम यहाँ पे शेयर कहते हैं, और जो लोग भी उन शेयर में पैसा लगाते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है। बात समझ में आ गई। तो अब बारी आती है कि मैम क्या सारे शेयर होल्डर मिलकर उस कंपनी को चलाते हैं? नहीं बेटा, सारे लोग उस कंपनी को नहीं चला सकते, प्लस सारे शेयर होल्डर ऐसे थोड़ी होते हैं जो कंपनी को चला सकने लायक होंगे। तो बेटा कंपनी को चलाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम हर एक उस व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकते जो पैसा लगा रहा है। तो यहाँ पर कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं। किसको देते हैं बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर कहलाते हैं। प्रपोज डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इनको बोला जाता है, और हर किसी को डायरेक्टर बनने का अधिकार भी नहीं मिलता। अब क्योंकि ये एक स्पेशल प्लेस है, इस स्पेशल प्लेस को लेने के लिए किसी व्यक्ति को खरीदने पड़ते हैं कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्वालिफिकेशन शेयर्स मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपको ये वाली नौकरी करनी है तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ इसी तरीके से कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स होते हैं कि अगर आपको कंपनी का मान लो डायरेक्टर बनना है तो आपको 1000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, 10,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, मतलब जो भी उन लोगों ने वहां पे क्वालिफिकेशन शेयर्स डिसाइड करे होंगे, डायरेक्टर बनने के लिए उतने शेयर्स उस बंदे को खरीदने पड़ते हैं, तब जाकर वो कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसको जगह मिलेगी। और जो भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वही उस कंपनी को चलाने का यानी कि मैनेजमेंट का काम करेंगे। तो कंपनी में एक बात आपको समझनी है कि ऑनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो बंदा मालिक है कंपनी का वही उस कंपनी को चला भी रहा हो, मैनेजमेंट कोई और कर रहा है, ऑनरशिप किसी और के हाथों में है। ऐसा यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम बोलते हैं ना, ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द सोल प्रोप्राइटर, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट और ऑनरशिप क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो अब ये लाइनें आपको समझ में आ जाएंगी कि इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू द शेयर्स एंड द कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड इट्स ओन्ड बाय द शेयर होल्डर। तो कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड किया गया है, जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं, और ये कौन मैनेज कर रहा है इनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जाम्पल है जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड है, इन्फोसिस है, रिलायंस इंडस्ट्री है, एशियन पेंट्स लिमिटेड है, ये सारी चीजें। चलो अब इसके फीचर्स पर आते हैं। तो फीचर्स के लिए बेटा क्लैप करना पड़ेगा, क्लैप। क्यों? बहुत रिस्क ले रहे होते हैं ना, सो क्लैप फॉर द रिस्क बियरिंग। तो बेटा सबसे पहले सी से है आपके पास कंट्रोल, एल से है लाइबिलिटी, ए से आर्टिफिशियल पर्सन, पी से है परपेचुअल सक्सेशन, एस से है सेपरेट लीगल एंटिटी, 4 से है फॉर्मेशन, और आर से है रिस्क बियरिंग। और रिस्क बियरिंग तो हमने ऊपर कवर भी किया। सबसे पहले आता है बेटा कंट्रोल। अब मैंने देखो आपको पूरी पिक्चर समझा दी, आपको फीचर्स एकदम क्लियर हो गए होंगे, हेडिंग पढ़ते ही तुम फीचर के बारे में बता पा रहे होगे कि उसके अंदर क्या होगा। तो बेटा देखो यहाँ पर जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? द ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी आर सेपरेट। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि कंपनी के अंदर ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होती है। शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, ऑनर मतलब देखो मालिक, जिसने पैसा लगाया है, जो पैसा लगाएगा मालिक तो वही कहलाएगा ना। तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड आउट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होता है, और उन डायरेक्टर्स को लेकिन इलेक्ट करने का अधिकार हम उन शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। यानी कि कौन डायरेक्टर्स चुने जाएंगे, किसको हम कहेंगे कि क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदो, वो हमारा शेयर होल्डर डिसाइड कर सकता है। और यहाँ हम क्यों कर रहे हैं काम? प्रोफेशनलिज्म चाहिए, हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए, हमें अच्छा मैनेजमेंट चलाना है, हम चाहते हैं सही लोग ही मैनेजमेंट को चलाएं, तो इसलिए हम लोग जो कंपनी को चलाने का काम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल ओन द शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के शेयर्स न जाने कितने सारे लोगों के हाथों में है, बट कंपनी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं, ना कि हर एक शेयर होल्डर। ठीक, लाइबिलिटी। अब जैसे कि लाइबिलिटी मैंने आपको क्या बताई, लाइबिलिटी कैसी होती है यहाँ पर? लिमिटेड। अब यहाँ पर इस लिमिटेड की लेकिन एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि वो लिमिटेड भी कहां तक लिमिटेड है? अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो ये लाइन थोड़ी सी मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या मतलब है। मान लो किसी व्यक्ति ने
100 शेयर्स खरीदे, किसी व्यक्ति ने 100 शेयर्स खरीदे और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। अब बेटा कंपनीज में भी क्या होता है कि जरूरी नहीं है आपसे ये पूरे 10 रुपए एक साथ मंगवा लिए जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हम कह दें कि अभी हमें 2 रुपए पर शेयर दे दो, 4 रुपए पर शेयर दे दो। तो हो सकता है कि हमने आपसे 10 में से 6 रुपए मांग लिए, तो आपने क्या किया होगा, 100 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से 600 रुपए दे दिए होंगे, है ना। अभी हमने आपसे सिर्फ 6 रुपए मांगे थे 10 रुपए में से। अब कितने पैसे आपने अभी भी नहीं दिए, आपने 4 रुपए अभी भी नहीं दिए। तो मैंने पूछा कि बताओ आपकी लाइबिलिटी कितनी है, कहाँ तक लिमिटेड है। तो आपने कहा हमारी लाइबिलिटी सिर्फ उतने तक लिमिटेड है जितना पैसा हमने नहीं भरा। कितना पैसा नहीं भरा, आपने 100 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 400 रुपए अभी नहीं भरे हैं। तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी है जितना पैसा आपने नहीं भरा। ऐसे नहीं कि आपसे 100 इंटू 10 पूरे 1000 रुपए दोबारा मांगे जाएंगे, नहीं। आपने एक बार जो पैसा पे कर दिया सो कर दिया। आपकी लाइबिलिटी सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है, वहीं तक आपको पैसा भरना होगा जितना पैसा आपने अब तक नहीं भरा। लिखा है ना, शेयर होल्डर आर लाइबर ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट। जो पैसा नहीं भरा सिर्फ उतने तक के लिए ही आप लाइबल हो। और आपके पर्सनल एसेट्स तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, मेंबर्स पर्सनली बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, और लिमिटेड लाइबिलिटी ही आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ एनकरेज कर रही होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई शेयर होल्डर मान लो 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदता है, ऑलरेडी उसने पूरा अमाउंट दे दिया, तो अब आगे उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। कंपनी को चाहे कितना भी लॉस हो जाए आप उससे पैसे मांग ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो पूरा पैसा पहले ही भर चुका है। मान लो 1 लाख में से उसने 80,000 रुपए दे रखे थे, तो 20,000 आप मांग सकते थे, लेकिन अगर उसने पूरा 1 लाख अभी से ही दे दिया है तो आप उससे कोई पैसा नहीं मांग सकते। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि मैं पीछे आपको समझा कर आई हूँ पूरा डिटेल में कि एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको लॉ बनाता है। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है ह्यूमन बीइंग के जैसे, लेकिन लीगल राइट्स सारे मिलेंगे। सो इट एंजॉयज द मेनी लीगल राइट्स सिमिलर टू द नेचुरल पर्सन, जैसे कि अपने नाम पर प्रॉपर्टी लेना, यानी कि कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी का होना, कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना, लीगल केसेस में डिफेंड करना या फाइल करना केस, ये सब काम हो सकता है। और ये किसके थ्रू लेकिन चलाई जाएगी, डायरेक्टर्स के थ्रू या ऑथराइज जो भी इनके ऑफिसर्स होंगे उसके थ्रू इस कंपनी को चलाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन्फोसिस ने लैंड खरीदी अपने खुद के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई अपने क्लाइंट्स के साथ अपने नाम पर। तो ये क्यों कर पा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक, नेक्स्ट, अब आती है बारी परपैचुअल सक्सेशन की। बेटा परपैचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, सक्सेशन का मतलब होता है आगे चलते रहना। तो आपकी कंपनी का परपैचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जो लैंग्वेज हम अब तक यूज करते हुए आए हैं, कॉन्टिन्यूटी। हमारे बिजनेस की यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी है, स्टेबल एग्जिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि हमारा बिजनेस लॉ की नजरों में एग्जिस्ट कर रहा है, लीगली एग्जिस्ट कर रहा है। जब तक लॉ के रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है तब तक हमारा बिजनेस है। जिस दिन वो लॉ के रजिस्टर से हट गया उस दिन हमारा बिजनेस बंद हो गया। चाहे मेरे यहाँ पर 0 मेंबर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर लीगली मेरा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है तो वो करेगा। तो किसी भी शेयर होल्डर, किसी भी मेंबर की डेथ, इलनेस, इंसेनिटी, किसी से भी इस बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, A company enjoys the continuous existence irrespective of the change in its member. मेंबर चेंज होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, ट्रांसफर कर देना शेयर्स को, ये किसी भी तरीके से कंपनी की एग्जिस्टेंस को फर्क नहीं देने वाला है, फर्क नहीं पड़ने वाला। कंपनी तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो लीगली बंद नहीं हो जाती। वाउंड अप का मतलब है यहाँ पर लीगली बंद हो जाना। तो जब तक लीगली बंद नहीं होगी तब तक चलती रहेगी, स्टेबिलिटी है, कॉन्टिन्यूटी है। ऑनरशिप बदल सकती है, मालिक भी बदल सकते हैं, लेकिन कंपनी वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर बहुत सारे शेयर होल्डर भी अपने शेयर्स बेच के चले गए कल को कंपनी के, तो तब भी रिलायंस इंडस्ट्री वैसे की वैसी ही रहेगी विदाउट एन इंटरप्शन, क्योंकि लीगली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन है तो सेपरेट लीगल एंटिटी तो आएगी ही आएगी। तो कंपनी की अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है अपने शेयर होल्डर से। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले रही है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, आप उस पे केस फाइल कर रहे हो, कंपनी आपके ऊपर केस फाइल कर रही है, यानी कि अपने नाम से केस फाइल हो रहा है। मेंबर और कंपनी जो है वो सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट हो रहे हैं, कि मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है लॉ की नजरों में।
ठीक है, तो सेपरेट एंटिटी भी हो गई। एग्जाम्पल, एक कंपनी पैसे उधार ले रही है, तो जो लाइबिलिटी है वो कंपनी की है, शेयर होल्डर्स की नहीं है। वो लोन जो है वो कंपनी के नाम पर चलेगा, कंपनी के एसेट्स में से उसके पैसे पे किए जाएंगे। उसके बाद फॉर्मेशन कैसे बनाते हो, कंपनीज एक्ट 2013। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो लीगली एक प्रोसीजर को फॉलो करती है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। बट हाँ, यहाँ मैं जो इसका प्रोसीजर है फॉर्मेशन का उसको इजी नहीं कहूंगी, जैसे कि हम लोगों ने पीछे के सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से पढ़ा है कि चलो ठीक है उनको खोलना आसान है, यहाँ उसको खोलना आसान नहीं है। पहली बात तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, कुछ सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे लेने पड़ते हैं, तब जाकर एक कंपनी को आप खोल पाते हो। ठीक है, तो फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी है। और यहाँ पर हमारे एक पंडित जी होते हैं, हमारे रजिस्ट्रार, जो बहुत सारे काम करते हैं, हमसे बहुत सारे काम करवाते हैं और बहुत सारा पैसा भी ठगते हैं हमसे यहाँ पर। सो रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंपलसरी, तो इन रजिस्ट्रार जी के पास हमें जरूर जाना पड़ेगा। कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आएगी जब आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। तो जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपकी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सो इट इज मोर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, महंगा भी होता है एज कम्पेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो अगर आप प्रीवियस जितने भी आपने फॉर्म्स पढ़े हैं अगर उनसे कंपेयर करें, सो डेफिनेटली जॉइंट स्टॉक कंपनी को खोलना मुश्किल भी है प्लस महंगा भी है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कंपनी को बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब जाकर आप उस कंपनी को खोल पाओगे। आखिरी फीचर हमारा रिस्क बियरिंग। अब यहाँ रिस्क कौन लेगा, रिस्क जो होता है वो सभी शेयर होल्डर्स के बीच में बटेगा, लेकिन उतना ही बटेगा जितने का उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। कल को कोई भी अगर रिस्क आता है तो वो शेयर होल्डर ही बियर करेंगे, लेकिन उतने तक ही जितने तक का उनका कंट्रीब्यूशन है। सो रिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, तो जिसने जितने शेयर्स ले रखे होंगे उस हिसाब से उनके बीच में रिस्क बटेगा। इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्क जो होता है इसकी वजह से कम आ जाता है। शेयर होल्डर में लूज ओनली द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द शेयर्स, और उनका नुकसान सिर्फ उतना ही होगा जितना उन्होंने पैसा बिजनेस में लगा रखा होगा। और यही चीज आपको कि भाई रिस्क सब में बट जाता है, हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर पसंद करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे मान लो अगर किसी कंपनी को नुकसान हो गया तो एक शेयर होल्डर का जो लॉस है वो उतने तक ही है जितने कि उसने कंपनी में शेयर्स खरीदे होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ 6 फीचर्स ऑफ कंपनी, जिसमें हमने ये पढ़ा आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, उसके अलावा रिस्क सब लोग यहाँ पर बियर करते हैं, फॉर्मेशन लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट भी है और एक्सपेंसिव भी है प्लस, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हाँ, लेकिन यहाँ पे परपैचुअल सक्सेशन है, स्टेबल एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड आप यहाँ पर रेज कर पाते हो, तो ये कुछ अच्छी चीजें भी हैं कंपनी के बारे में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बच्चा पार्टी मैरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए लिमिटेड स्कोप फॉर द पीपीटी। तो जहां पर लिमिटेड का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी, स्कोप से मतलब है स्कोप फॉर एक्सपेंशन, पी से है परपैचुअल एग्जिस्टेंस, अनदर पी है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और टी से होता है बच्चे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो चलो सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। जब हम फीचर्स अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो वही बात कि मैरिट डिमेरिट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो वही रिपीट करते हैं। अब लिमिटेड लाइबिलिटी, मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चे तो माहिर हो चुके होंगे, मतलब तुम लोग तो देखते ही समझ जाते होंगे किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कि इसमें कुछ मैरिट क्या बनेंगे। कि अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपके बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है, यानी कि मेंबर अलग हो जाते हैं और बिजनेस अलग हो जाता है। तो ऐसे में मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, सो द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट। पर मैंने आपको ये समझाया है कि लिमिटेड कहां तक है। अगर आप ये लाइन लिख कर आओगे ना तो हो सकता है कि आपकी टीचर नाराज हो जाए, रूठ जाए और तुमसे कहे कि नहीं बच्चे मैं तो थोड़े से नंबर काटूंगी तुम्हारे। फिर तुम रोते रोते मेरे पास मत आना कि मैम आपने बोला था कि बस इतना लिख देना और हो जाएगा, पर्सनल एसेट्स वाली लाइन लिख देना। नहीं बच्चे, मैं बताती हूँ ना तुम्हें कि कब कहाँ कौन सी लाइन लिखनी है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले केस में अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिख रहे हो तो आपको बताना है कि लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है। अमाउंट अनपेड ऑन दी शेयर्स, अमाउंट अनपेड ऑन दी शेयर्स। तो याद रखना है कि जैसे 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए अगर हमने मांग लिए
तो 4 रुपए नहीं मांगे तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ पर शेयर के हिसाब से कितनी रह गई है, 4 रुपए की। तो जितना पैसा तुमने नहीं भरा सिर्फ उतने तक की तुम्हारी लाइबिलिटी है। मान लो तुमने 10 के 10 रुपए भर दिए तो तुम्हारी फिर कोई लाइबिलिटी नहीं है, जीरो लाइबिलिटी रह गई। ठीक है, सो द पर्सनल एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर रिमेन प्रोटेक्टेड, लेकिन उससे ज्यादा कोई तुमसे पैसे नहीं मांग सकता। मैक्सिमम लॉस सिर्फ उतना ही है जितना पैसा तुमने अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करा होगा। मेंबर्स पर्सनली बिल्कुल भी लाइबल नहीं होते कंपनी के डेट्स के लिए, विच एनकरेजेस मोर पीपल टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, जो लोगों को एनकरेज करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाएं। जैसे कि अमन ने 50,000 के शेयर्स लगाए एक कंपनी के अंदर, भले ही कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जा रही थी, लेकिन अमन को सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा भरना है जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया। उससे ये नहीं कहा जा रहा कि तुम अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा हमारे लिए लेकर आओ। ठीक है, नेक्स्ट, स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्कोप है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब रीजन तुम खुद सोच लो कि क्यों कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंशन की बात हो रही है। अब तक तो किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये बात नहीं हुई। किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें ये नहीं कहा गया कि बिजनेस को बढ़ा सकते हो, बिजनेस को बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने किसी भी बिजनेस में ये नहीं कहा कि यहाँ हमारे पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं। मैंने सब फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला लिमिटेशन में, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ मैंने तुम्हें कहा कि मोर फंड, मोर रिसोर्सेज। तो जब यहाँ तुम्हारे पास पैसा है तो पैसे होने की वजह से तुम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं पब्लिक से पैसा आ रहा है। ठीक है, सो जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड मेकिंग द एक्सपेंशन ईजियर। तो यहाँ पे एक्सपेंशन पॉसिबल है। कैपिटल जो है वो कहाँ से आ सकती है? शेयर्स इशू करके, मतलब आप शेयर्स इशू कर सकते हो। एक डिबेंचर होते हैं, बस इतना समझो, कुछ नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, उनका नाम है, एक इन्वेस्टमेंट का नाम है शेयर्स और डिबेंचर। ठीक है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज तुम्हें मिल सकते हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए, लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए ये बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सुटेबल है। और आपको पता है यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन करना भी आसान है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने बिजनेस में वेराइटीज ऐड कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि मान लो तुम अभी कपड़ों का काम करते हो, कल को तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी करना है तो तुम कर सकते हो। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अपने बिजनेस पे और भी ज्यादा वेराइटीज ऐड करना, अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करना। ठीक है, तो एक कंपनी प्लान कर रही है कि वो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो लगाएगी, तो उसके लिए उसको पैसों की जरूरत है। तो पैसे उसने कहाँ से लिए? पब्लिक को कह दिया कि देखो हमारे शेयर्स खरीद लो, हमारे शेयर्स खरीद लो, पैसा लगा दो हमारे बिजनेस में, तो पैसा आ गया। उसके बाद परपैचुअल एग्जिस्टेंस, अभी फीचर में पढ़ा परपैचुअल सक्सेशन, बिल्कुल सेम है कि आपका बिजनेस लगातार चलता रहेगा, मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, मेंबर्स सदा के लिए चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा बिजनेस लीगली एग्जिस्ट करता है और करता रहेगा जब तक लॉ की बुक में से हमारा नाम काट नहीं दिया जाता, तब तक हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन इट्स मेंबर। तो मेंबर आए जाए हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेंबर की डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी हो, वो अपने शेयर्स बेचकर चले जाए, कुछ भी हो जाए, बिजनेस ऑपरेशन लगातार हमारा चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, जब तक लीगली बंद नहीं हो जाता बिजनेस तब तक वो चल रहा है। बहुत सारे शेयर होल्डर्स मान लो अपने शेयर्स बेचकर चले गए या किसी की डेथ हो गई, तब भी बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात भी ना मैंने किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करी, किसी में भी नहीं, मैं सिर्फ यहीं पर कर रही हूँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि अब तक किसी भी बिजनेस से मेरे पास पैसा ही नहीं था कि मैं प्रोफेशनल्स हायर कर सकूं। जब भी हम लोगों ने बात करी किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, हमने बोला कि इनएफिशिएंसी है मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजरल स्किल्स की कमी है। क्यों? प्रोफेशनल्स ही नहीं थे हमारे पास। और प्रोफेशनल क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको हाई सैलरी नहीं हम पे कर सकते थे। हाई सैलरी क्यों नहीं पे कर सकते थे? पैसा ही नहीं था हमारे पास। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही तो पैसा आया, यहीं तो आके हम अमीर हुए। देखो हमने कहाँ से शुरू किया था, एक छोटी सी चाय की टपरी चला रहे थे हम, चाय की टपरी चलाते 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 स्टारबक्स पे पहुंच गए हम लोग, चायोस पे पहुंच गए हम लोग। बताओ कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, है ना, कहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। तो बेटा आज मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ कि मैं प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा है। सो ये जो कंपनी है ये एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड लोगों से चलाई जाती है, क्योंकि यहाँ जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में है, और जो डायरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में। तो यहाँ जो काम है वो बांटा जाता है एफिशिएंसी के हिसाब से, यानी कि जिसको जो काम करना आता है वही काम देते हैं।
बेटर प्लानिंग होती है, डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, जिससे परफॉर्मेंस अच्छी आती है। ठीक है, तो एक बड़ी कंपनी जो है वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट कर रही है, सीएफओ अपॉइंट कर रही है यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कर रही है, एक एक्सपीरियंस्ड एमबीए को सीईओ बनाया जा रहा है ताकि वो अलग अलग काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब बेटा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अगर मेरा बिजनेस है, मेरी चाय की टपरी है, तो क्या मैं अपनी चाय की टपरी को किसी को बेच सकती हूँ? बिल्कुल बेच सकती हूँ। अब कंपनी में भी मान लो मैंने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे, मैंने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, तो क्या मैं वो शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकती हूँ? क्या मैं अपना वो इंटरेस्ट मतलब मैंने उस कंपनी में पैसा लगाया तो अपना इंटरेस्ट शो किया, तो क्या मैं अपनी वो इन्वेस्टमेंट किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने वो पैसा पब्लिक कंपनी में लगाया होगा तो। फिलहाल अभी आपको इतना समझना है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक के साथ डील ही नहीं करती है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती है क्योंकि प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं होता। देखो कंपनी दो तरीके की होती है, इतना तो आपको पता होगा, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको अलाउड नहीं किया जाता कि वो पब्लिक को अपने शेयर्स दे सके। जैसे मैंने बात करी ना कि हम पब्लिक को शेयर दे देते हैं, बदले पैसा ले लेते हैं, तो प्राइवेट कंपनी को ये अलाउड नहीं होता, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन एक जो पब्लिक कंपनी है उसका नाम ही पब्लिक है, तो वो पब्लिक के साथ ही डील करती है, उसी कंपनी के अंदर जो है पब्लिक पैसा लगा सकती है। तो एक पब्लिक कंपनी को अलाउड है लोगों के साथ डील करना, तो जहां पर लोगों के साथ डील करना अलाउड है वहीं पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, in a company the shareholders enjoy the right to transfer their shares but only in case of public company। एक कंपनी को अलाउड है कि आप अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में बेच सकती है और इजीली उसको कैश में कन्वर्ट कर सकती है जब भी उसको जरूरत पड़ेगी। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, यहाँ पर जो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर्स हैं वो फ्रीली अपने शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बिना कंपनी की फंक्शनिंग को अफेक्ट किए, यानी कि बिना किसी चीज की रुकावट के वो अपने शेयर्स क्या कर पाएंगे, खरीद भी पाएंगे और बेच भी पाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किए मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी।